दोस्तों, अफजल भट्ट विद फैक्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज हम आपको 3-4 जो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं उनकी तरफ लेकर जाएंगे, को आपको बताएंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा और गौर भी किया होगा कि 2 रोज़ कबल कप्तान इमरान खान एक कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की, और साथ ही मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। अब तक जितने लीडरशिप से हमारी बात हुई है, जिन जिन से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने क्या कहा कि क्या अगर खान साहब ने ये कॉल दी है तो सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है या नहीं होगी, पीटीआई सिविल नाफरमानी की तरफ जाएगी या मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, और अगर सिविल नाफरमानी की कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं, उस हवाले से आपको बताएंगे कि कप्तान ने उसके बारे में हतमी तौर पे क्या बताया है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, और उस मुआहदे होने मुज़ाकरात से लेकर मुआहदा होने तक जो कम अज़ कम 48 आवर्स थे हमारा मुसलसल रब्ता रहा। कब मुज़ाकरात शुरू होते थे, कब ख़त्म होते थे, फिर रब्ता होता था तो पता चलता था डेड लॉक हो गया है। इसमें बहुत सी शराइत ऐसी भी हैं कि जो नहीं आनी चाहिए थी, और बहुत सी शराइत ऐसी थी जो बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस पूरी कैंपेन के दौरान आज़ाद कश्मीर हुकूमत यानी वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने क्या खोया और अवामी एक्शन कमेटी ने क्या पाया, या दोनों में से किसने क्या खोया क्या पाया, इसकी तफसील आपको बताएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि आजकल सेनेटर फैसल वाडा बहुत मुतहरक हैं। कभी वो MQM के पास जा रहे हैं, कभी मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं, और वो बहुत बुलंद बाग दावे कर रहे हैं। वो पता नहीं किस गेम पर हैं कि पहले तो उनकी पूरी जो है वो तगोदो एक सेंटर बनने के लिए थी, और फिर यह है कि अब उनके पास मैंडेट किसका है और उनको ये प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है और वो चाहते क्या हैं। इन तीनों चीज़ों पे हम आपको बताएंगे कि जो मार्केट की सूरत हाल है, जो बाखबर हल्के बता रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें सुन सकें और तज़किया सुन सकें। दोस्तों, आज है पहली बात कि कप्तान ने कॉल तो दी, लेकिन फ़ैसला क्या करेंगे कि सिविल नाफरमानी की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ जाना है। तो अब मेरा जो मुख्तलिफ PTI के लीडर से सवाल था कि जब आप सिविल नाफरमानी का आगाज़ करेंगे तो बेसिक उसका शुरू होता है कि आप बिल देने से इनकार कर देते हैं। तो ये मुझे बताएं, चलो KPK में आपकी हुकूमत है, पंजाब में जो MPA, जो MNA, जो PTI का बड़ा ओहदेदार बिजली का बिल अदा नहीं करेगा, गैस का बिल अदा नहीं करेगा, पानी का बिल अदा नहीं करेगा, तो मुझे ये बताएं कि वो पंजाब में रह सकेगा। ये मैंने सीरियस जो संजीदा लीडर हैं, जो सिर्फ एक लाइन सुनकर पूरी हिकमत अमली बयान नहीं करते, जो संजीदा फ़िक्र के साथ बात करते, मैंने कहा मुझे ये बता दें कि पंजाब में बहुत से आपके MNA MPAs ऐसे हैं जिनकी बिजली वैसे ही काट दी थी गवर्नमेंट ने। कई के घर जो हैं वो तोड़ दिए थे, मसवार नहीं किए थे, तोड़े थे। किसी का दरवाज़ा तोड़ा, किसी की दीवारें तोड़ी, किसी के घर में दाखिल हुए। तो इन हालात में मुझे सबसे पहले ये बता दें कि पूरे पंजाब के अंदर कौन सा MNA है, कौन सा MP है। मैं आम आदमी की बात ही नहीं कर रहा कि जो वर्कर बेचारे जो पहले जेलों में जाते रहे हैं, तहरीकें चलाते रहे हैं, उनमें से कौन सा MP MNA है जो ये ऐलान करेगा कि मैं तो जा रहा हूँ भाई सिविल नाफरमानी पे, तो इसलिए मेरे हल्के के अवाम भी सिविल नाफरमानी तहरीक पे निकल आए क्योंकि खान साहब का हुक्म है। तो किसी PTI के लीडर ने मेरे इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं हाँ जी ये प्रॉब्लम तो है, और वो ये भी मानते हैं कि कई MNA और कई MP ऐसे हैं जो अपने घर तो दूर की बात है, अपने शहर में नहीं जा सकते, अपने इलाके की कोई शादी अटेंड नहीं कर सकते, कोई जनाजा अटेंड नहीं कर सकते। तो इन हालात में मुझे ये बताएं कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, अगर इसी में आपकी सिविल नाफरमानी तहरीक जो है उस पर आपके MNAs MPA अमल दरामद न कर रहे हों,
तो पूरा पंजाब में से कोई बंदा करेगा। बहरहाल ज़ाहिर है कप्तान की कॉल पे भी वो गौर खोज कर रहे हैं और उन्हें पता है कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी आगे की बात करें। मैंने कहा चलिए आ जाए सिंध में चले जाते हैं कि ये बताएं कि सिंध इंटीरियर सिंध और अर्बन सिंध जो है, जो शहरी इलाके हैं और देही इलाके हैं, इनमें से मुझे ये बताएं कि पीटीआई के जितने लीडर हैं, मैं साबिक सदर आरफ अलवी साहब की बात कर लेता हूँ, क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि वो कह दे कि मैं तो भाई सिविल नाफरमानी तहरीक में जा रहा हूँ, खान साहब ने कह दिया है, तो मैंने ना अपने घर का बिल जमा कराना है, ना गैस का, ना बिजली का, ना पानी का, ना कोई और जमा कराना है, ना अपने दफ्तर का। तो मैंने कहा ये बताएं कि आरफ अलवी साहब की बिजली पहले दिन कटेगी कि नहीं, गैस कटेगी कि नहीं, पानी का कनेक्शन कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो मैंने कहा ये बताएं कि फिर वहाँ आपका आम कारकुन जो है वो क्या करेगा। इसी तरह आप बलूचिस्तान में आ जाएं कि बलूचिस्तान के अंदर आप क्या करेंगे कि अगर वहाँ के आपके पार्टी ओहदेदार, कोई सेनेटर, एमपीए, एमएनए, वो भी ये काम ना कर सकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा आज दूसरी बात, बाकी बहुत सारी बातें होती हैं कि मुलाजिम कहता है मैंने स्कूल कॉलेज नहीं जाना, सिर्फ पंजाब में तो छोड़ दे, केपीके में अगर कल अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान, तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, टीचर्स यूनियन फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने केपीके गवर्नमेंट की बात नहीं सुननी, हम में से कोई बंदा स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या केपीके हुकूमत उन्हें स्पेयर करेगी? तो इसलिए एक तो ये बात था कि पहला मरहला। दूसरा मरहला आ जाए कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो खान साहब कहते हैं मैंने अपील करनी है, और यहाँ जो एक ट्रेंड भी चल रहा है कि जी हमने फलां मसनूआत का बाइकाट करना है जो फौजी फाउंडेशन की तरफ से बनाई जाती है। मैंने पीटीआई के उस लीडर से भी कहा कि मुझे ये पूरे ट्विटर ट्रेंड से आप देख के बताएं, फेसबुक पे बताएं कि जो लोग कहते हैं इन मसनूआत का बाइकाट करना है, उनमें 80% लोग या अमेरिका के हैं, यूरोप में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, ठीक है, गल्फ के लोग कम हैं जो ट्विटर पे आते हैं। तो ये बताएं कि इस अपील का, उन्होंने कहा जी हम तो इसको ऑन ही नहीं कर रहे। पीटीआई की लीडरशिप ने कहा कि ये ना इमरान खान की अभी कॉल है, ना हम में से किसी की कॉल है कि हम कोई फौजी फाउंडेशन की मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ इस पर बात ही ना करें। मैंने कहा चलो ये छोड़ देते हैं। मैंने कहा आगे चलें कि आप अपील करेंगे कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में पैसे भेजने बंद कर दें। तो मैंने कहा एक तो यह है कि पूरे गल्फ के अंदर जितने पाकिस्तानी रहते हैं उनका अपना एक तरीकाकार है, वो सिर्फ अपने खर्चा वहाँ पे रखते हैं, बाकी अपनी महीने की आमदन जो है अपने अपने घरों में भेजते हैं। एक महीने में ना भेज सके तो दूसरे महीने में भेज देते हैं, और इस तरह उनकी फैमिली पाकिस्तान में सरवाइव करती है। अब आ जाए सिविल नाफरमानी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जिस पर सबसे ज़्यादा खान साहब और पीटीआई डिपेंड करती है कि वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि हम उनसे कहेंगे कि पाकिस्तान में लीगल तरीके से पैसे ना भेजें, यानी बैंकों के ज़रिए ना भेजें या हुंडी के ज़रिए भेजें या पैसे भेजना बंद कर दें। तो मैंने पीटीआई की उस लीडरशिप से पूछा कि ये बताएं कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी ऑन द रिकॉर्ड जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में रहते हैं, उनमें से 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी वो हैं जिनकी फैमिली डे टू डे मैटर पे चलती है, कि उनके बच्चे यहाँ पे हैं, वालद जो है वो उधर है, बीवी इधर है, वालदैन इधर हैं, बहन भाई इधर हैं, और उन्होंने तय किया हुआ है कि महीने के इतने पैसे मैं आपको भेज दिया करूँगा। और पूरे गल्फ़ को अगर आप ले लें तो वहाँ तो तरीक़ाकार ये है कि रियाल हो, ठीक है, सऊदीया में आप रहते हैं, दुबई में रहते हैं, क़तर में रहते हैं, किसी भी गल्फ़ स्टेट में से किसी जगह भी आप रहते हैं, ओमान में रहते हों, तो वहाँ भी फैमिली का सेटअप उनका इधर है।
हर महीने उन्हें पता होता है कि हमने अपनी तनख्वाह के इतने पैसे अपने पास रखने हैं, इतने पैसे वापस भेजने हैं, तो मेरे ख़ानदान का काम चलना है। मतलब मेरे अपने बड़े अजीज़ जो हैं वो अगर सऊदीया में काम करते हैं, उनकी बीवी इधर है, उनके 3-4 बच्चे इधर हैं, बहन भाई इधर हैं, वालदैन इधर हैं, तो उनको पता होता है कि हर महीने में मैंने पैसे भेजने हैं तो बिजली का बिल अदा होना है, मैंने पैसे भेजने हैं तो गैस का बिल अदा होना है, सब्ज़ी वाले का बिल अदा होना है, और जो किराए पर रहते हैं उन्होंने किराया देना है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उन्होंने स्कूलों की फ़ीसें अदा करनी है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो लोग अपने घर में पैसे भेजने बंद कर दें? जो 20 लाख लोग ऐसे हैं जो फैमिलीज समेत वहाँ पे रहते हैं, जिनमें से 10-15 लाख बड़े मिलियनर्स तो हैं ही, बिलियनर ना भी हों, उन्होंने ना कभी पाकिस्तान में पैसा भेजा है, ना उन्हें भेजने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान उधर है। वो सदका खैरात के लिए शायद कभी कुछ पैसे इधर भेज दें। तो इसलिए जो पार्टियों को मिलियन में चंदा देते हैं, जो है वो लाखों करोड़ों में जो है वो फंडिंग करते हैं, उनमें से कोई बंदा अपने रिश्तेदारों को पैसे नहीं भेजता। शायद कोई 1, 2, 3, 4 हों, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप ये कैलकुलेट कर लें कि क्या खान साहब जब ये अपील देंगे तो इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। बहरहाल जो 4, 5, 6 बड़े लीडर थे उन्होंने कहा भट्ट साहब आपने अपने तौर पर ये नतीजा क्यों निकाल लिया है कि खान साहब ने ये अपील कर दी है और हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। हमने खान साहब ने 2 तरह की कॉल दी है, एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई है और साथ ये कहा है कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो फिर जो है वो हम ये कॉल भी दे सकते हैं सिविल नाफरमानी की। तो मैंने कहा आपने 14 की डेडलाइन दी है। उन्होंने कहा भाई 14 की डेडलाइन का मतलब ये है कि हमें भी पता है कि 14 को तो सारे काम ये नहीं हो सकते। अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करती है, अगर हुकूमत जो है वो पहले कहती थी, बार बार कहती थी कि आए हमारे साथ आप चार्टर ऑफ इकानमी करें, आए हमारे साथ बैठे हमको पॉलिसियाँ बनाएं, तो उस वक्त ज़ाहिर है खान साहब की एक पोजीशन थी, खान साहब इनके साथ नहीं बैठना चाहते थे। अब इतना बड़ा अगर ब्रेक थ्रू हो गया है कि इमरान खान साहब ने फॉर्म 47 के बावजूद, इमरान खान साहब ने इसके बावजूद कि हमारा इलेक्शन चुराया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, इसके बावजूद खान साहब ने अगर अब कोई शर्त ये नहीं रखी कि हमने सिर्फ उनसे बैठना है, अब उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है कि हम मुज़ाकरात करेंगे। पहले तो वो कहते तो हम सिर्फ उनसे करेंगे, तो उन्होंने कहा जी अब अगर गवर्नमेंट इस मामले को समझ लेती है तो फिर सिविल नाफरमानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए खान साहब ने बिटवीन द लाइन ये मैसेज दे दिया हुआ है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात पर आती है तो फिर कोई सिविल नाफरमानी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैंने जो आपको बताया था कि खान का बड़ा फ़ैसला क्या है, सिविल नाफरमानी एक थ्रेट है, असल फ़ैसला यह है कि खान साहब अब हुकूमत से संजीदा मुज़ाकरात पर जा चुके हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा 3 दिन तकरीबन आज़ाद कश्मीर में एहतजाज रहा, बाज़ार बंद रहे, पहिया जाम रहा, शटर डाउन रहा, फिर आखिरी दिन जो पाकिस्तान को मिलाने वाले एंट्री पॉइंट थे उन पे भी धरना दिया गया। मसला ये है कि ये जो मुतनाज़ा आर्डिनेंस आया था उसको जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पहले दिन ही उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रिजेक्ट कर दिया, उसको मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया। ये बेसिकली वहाँ एक ये मखलूत हुकूमत है और एट द एंड उसे प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो उनके रिजेक्ट करने के से पहले आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कालअदम करार दे दिया तो एक मौका था वज़ीर आज़म साहब के पास कि भाई वो एक्शन कमेटी को बुलाते, कहते कि भाई आपका ये मुतालबा उस वक्त सिर्फ 2 मुतालबात थे कि इस आर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर हमारे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा करें और आर्डिनेंस वापस लें तो हम 5 तारीख की कॉल वापस ले लेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि अनवारुल हक साहब भी एक तीर से 2-3 शिकार करना चाह रहे होते हैं। एक तो जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग कहते हैं कि हमने तहरीक एतमाद लेकर आनी है तो वो बताते हैं कि भाई इस रियासत को मैं अकेला चला रहा हूँ, इस रियासत के अंदर जितने मामला जो है वो जन्म लेते हैं उसमें बाकी सब मेरी टांगें खींच रहे हैं,
जो लीडरशिप है वो मेरी टांगें खींचती है, लेकिन मैं अकेला भी इस काबिल हूँ कि मैं अवामी एक्शन कमेटी को भी डील कर लेता हूँ, मैं एंट्री पॉइंट पे हुए धरने खुलवा लेता हूँ, मैं शटर डाउन हो तो शटर खुलवा लेता हूँ, पहिया जाम हो तो पहिया जाम खुलवा लेता हूँ। तो अनवारुल हक साहब ये समझते हैं कि मैंने ये गेन किया है, लेकिन जो उनके इत्तेहादी हैं जिन्होंने उनको भंवर में छोड़ दिया था प्रैक्टिकल, कि अब जब इतनी बड़ी काल थी, पीपल पार्टी का एक लीडर जो है, एक वजीर, पहले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक पार्टी लीडर भी कंधे से कंधा मिला के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नहीं खड़ा था, ना नून लीग का खड़ा था। अनवारुल हक साहब ने अकेले एफर्ट की, अपने ही जो उनके फार्मर ब्लॉक के लोग हैं उनकी मुज़ाकराती कमेटी बनाई, और उस मुज़ाकराती कमेटी ने जाकर बातचीत की और ये कॉल भी वापस हो गई। ठीक है, अच्छा हुआ जो पॉलिटिकल वर्कर थे रिहा हुए, लेकिन असल मामला ये था कि जो बड़ी कॉल दी हुई थी अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी के लिए, उन्होंने वो कॉल भी वापस ले ली है और एक मुआहदा साइन हो गया है कि जिसके काफ़ी निकात हैं मेरे पास मौजूद हैं, और कहा गया कि 6 माह में उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि अब तमाम तर इत्तेहादियों के छोड़ने के बावजूद एक मरतबा फिर अनवारुल हक जो हैं वो भी इस भंवर से निकल गए हैं, और अवामी एक्शन कमेटी ने भी पूरे आज़ाद कश्मीर में दोबारा अपनी ताकत बनवा ली है। और मेरा ख्याल तो ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, इसको आप जो भी नाम दें। मुझे आके एक बंदा पूछ रहा था कि हो कौन रहा है, इनके पीछे कौन है। भाई यार, मुझे तो लगता है अनवारुल हक साहब खुद इनके पीछे हैं। बहरहाल वो मामला हल हो चुका है। अब आ जाएँ कि आपने फैसल वोडा साहब की फुर्तियाँ देखी होंगी आजकल, कभी वो मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, कभी वो एमक्यूएम के पास जा रहे हैं, और ना उनकी कोई जमात है, ना उनके पास किसी का मैंडेट है, यानी पॉलिटिकल पार्टी का किसी का हो सकता है मैंडेट हो, लेकिन वो जो तासर दे रहे हैं, तासर वो हमेशा टीवी पे बैठकर भी देते हैं, बाद में भी देते हैं, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अनडिक्लेयर्ड जो हैं, यानी अनअनाउंस्ड स्पोक्समैन बन जाते हैं आज खुद ही। और अगर भाई आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं तो आप नवाबजादा नसरुल्लाह कैसे बन सकते हैं? वो तो अपोजिशन की बात करते थे, अपोजिशन की ज़बान बोलते थे। तो अब वो जा रहे हैं कोई फार्मूला लेकर, देखें जी हमें टेबल पे बैठना चाहिए। भाई आप वोडा साहब जिन लोगों के पास जा रहे हैं, एमक्यूएम, वो तो इस हुकूमत के साथ बैठी है। मौलाना ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि मुझे मैंडेट दिया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। और मैंडेट तो आपने लेना है तो पीटीआई से लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले जाएं, इमरान खान साहब के पास के नुमाइंदों के पास जाएं, अगर पीटीआई आपको कोई मैंडेट देती है तो फिर तो आपका बनता है इनके पास जाएं। तो ये सारी सियासी जमातें, कुछ अब इत्तेहाद में शामिल हैं, हुकूमत में शामिल हैं, कुछ पहले इत्तेहाद में शामिल थी। तो ये आप क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? और कभी आप कहते हैं कि खान सारी उम्र जेल में रहेगा, कभी आप कहते हैं मैं खान की जान खतरे में, मैं खान को बचाना चाहता हूँ। मेरा अपना ख्याल यह है कि फैसल वोडा साहब जो हैं वो सिर्फ स्क्रीन की गेम करते हैं। अवाम में तो उनके साथ ना कोई जड़े हैं, ना उनकी जमात है, ना मैंने उनके साथ कभी कोई दूसरा बंदा देखा है। तो इसलिए फैसल वोडा साहब की आनियों जानियों की वजह से जो मुख्तलफ शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, उससे आपको समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात क्लियर करनी चाहिए कि अगर आपको मुज़ाकरात की दावत देना ही चाह रहे हैं इमरान खान को, तो फिर फैसल वोडा के पीछे क्यों छुप रहे हैं आप? खान साहब तो साल से कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आप खान साहब से बात करना चाहते हैं तो एक मैसेज भेज दें उनको। वो तो 24 नवंबर को भी कह रहे थे मैंने आपसे बात करनी है, 25 नवंबर भी कह रहे थे आपसे बात करनी है। फिर आपके कहने पे पीटीआई के लोग जो हुकूमत के साथ भी बैठ गए। तो इसलिए या तो फैसल वोडा साहब की आनियाँ जानियाँ हैं, सिर्फ इनको देखें। अगर इस्टेब्लिशमेंट का उन्हें कोई सीरियस कोई गेम होती तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह स्क्रीनों पर आकर मुज़ाकरात शुरू नहीं होती। फैसल वोडा साहब, पहले होमवर्क किया जाता है, सियासी जमातों के दरमियान छोटे मोटे गिले शिकवे दूर कराए जाते हैं, फिर उन्हें करीब लाया जाता है। तो अगर तो आप किसी बड़े मामले से, ये जो 26 नवंबर वाला मामला है जो खान साहब ने एक कॉल दी है, उससे तो जो आना चाहते हैं,
तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ अगर आपके पास किसी का मैंडेट है तो अनाउंस करके आएँ। दोस्तों, ये 3-4 बड़े मौज़ूआत थे जिनसे आपको फीडबैक देना ज़रूरी था। आपसे दरख्वास्त है कि आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इन जो है वो हमारा रास्ता बेहतर करता है। अगर आप तनकीद करते हैं तो हम अपनी जो है इंफॉर्मेशन को मज़ीद दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।